अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत है। बातें तो करने की बहुत सी होती है, आज बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन मैंने जैसे पहले वीलॉग में कहा कि यहाँ आज का दिन बहुत हंगामा अंगेज़ है। एक तो अभी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो दरख्वास्त थी यूसुफ गिलानी के, उसका नोटिस दे दिया हुआ, 5 को समाअत मुकर्रर है। उसका अलहदा वीलॉग बाद में मैं करूँगा और वो इंशाल्लाह सुबह 10 बजे या करीब अपलोड हो जाएगा। लेकिन अभी जो ज़रूरत पड़ेगी वो ब्रॉडशीट का मामला है। ये मेरे हाथ में, ये आप देख रहे होंगे, ये कुछ सफ़े हैं। ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, ये उसके 1 से 19 सफ़े तक हैं और 48 से 57 सफ़े तक, तो तकरीबन ये 29 सफ़े हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जो टर्म ऑफ रेफरेंस हैं 5A और वो सारी बातें जो क्लैरिटी के साथ अदम तावन के हवाले से जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी कलाई खोल दी है सारी, और जिस तरह रिकॉर्ड छुपाने में और गिनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है और रिकॉर्ड के कई हिस्सों को गायब किया गया, ताकि वज़ीर-ए-आज़म तक गायब किया गया। और यहाँ ख़ुद कहते हैं कि हुकूमती इदारों के अदम तावन पर मोहनदास गांधी को फ़ख्र महसूस होगा। कावे मुसावी जो है ये सज़ा याफ्ता आदमी है, ये ज़िक्र किया है, यानी बाज़ शख्सियात पर इल्ज़ाम भी लगाए हैं, इल्ज़ामात की तहकीकात के TORs में शामिल नहीं है। हुकूमत चाहे तो कावे मुसावी के इल्ज़ामात की तहकीकात करवा सकती है। एक बड़े मज़ेदार बात की है, प्रेशर बड़ा था आपके सामने, सारे देखे ना, उन तमाम सियासी गवर्नमेंट को मुसीबतें बड़ी लगी थी, मर्चें लगी हुई थी, PMLN को ले लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, उन सब की नींदें आराम थी। तो वो लिखा है, मागला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी होती थी। चंद दिन मौजूद रहे ना, गीदड़ बकरियाँ मुझे काम करने से रोक नहीं सकती हैं। हुकूमती सिस्टम की से मुल्क की आप याद रखिएगा बदनामी और माली नुकसान हुआ। दी एसेट रिकवरी एग्रीमेंट का जिक्र किया है उन्होंने पहले में कि जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद अब रिटायर हो चुके हैं, उस वक्त ये एग्जीक्यूट हुआ था। और वो जिक्र कर रहे हैं सारी चीज़ों को सामने रखते हो कि वो विटनेस के तौर पर कमीशन के सामने 21 फरवरी 2021 को पेश हुए और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और क्रॉस एग्जामिन और उसका प्रीवियस स्टेटमेंट और क्रॉस एग्जामिन जो उन्होंने चार्टर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स इन लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और फर्स्ट स्टेटमेंट पेज नंबर सो एंड सो वन एग्जिबिट लगाए हुए साथ, उसका जिक्र किया है। फ़ारूक आदम का जिक्र है और एफिडेविट फ़ारूक आदम का स्टेटमेंट का जो अब फौत हो चुके हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के सामने, वो पेज नंबर का जिक्र किया गया और ओपिनियन है, इंटरनल शीट भी लगाई हुई है जहाँ जिक्र है कि सियासी दबाव आमतौर पर महकमा हुकाम से गलत फैसले कराने का बायस बने। और अब यहाँ जो जिक्र कर रहे हैं कि 1999 से पहले एहतसाब कमीशन या एहतसाब बरम, और उसके बाद ये लिया केयर टेकर गवर्नमेंट 1996 में आई और वो बेनज़ीर की हुकूमत डिसमिस हुई थी उसमें, और उस वक्त के सदर फ़ारूक लगारी ने और नजम सेठी, जो जनरल नजम सेठी की बात हो रही है, जो केयर टेकर कैबिनेट का मेंबर था और इंचार्ज थे अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को। अब लफ्ज़ जो इस्तेमाल है वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। It appears that it was Mr. Sethi who lit the spark which set the Ferrari ablaze against corruption. अब यहाँ समझ सकते हैं आप कि किस तरह उन्होंने बचाने की, पर्दा डालने की कोशिश की। और some uncharitable people may say that in the decades that followed perhaps Mr. Sethi may have shed some of his idealism in this behalf. अब जनरल इलेक्शन हुए, मैं रिपोर्ट से पेज नंबर 2 से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून पावर में आ गई और नवाज शरीफ सदर के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इलेक्ट हो गए और उन्होंने कहा मैं अकाउंटेबिलिटी करूँगा। और एहतसाब ब्यूरो ने रिवील्स किया ट्रवोन्स LLC वर्ल्ड वाइड ऑफिसर्स और मिस्टर तारिक फवाद मलिक और गजम्फर सादक ऑफ GSA इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एहतसाब ब्यूरो से राब्ता किया और एग्जीक्यूट करने का कहा। ये ARA जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो जनरल अपना रिटायर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, लेकिन ये इसकी इब्तिदा पहले हो चुकी थी, ये आप लोगों के लिए खबर नहीं, ये नवाज शरीफ के दौर में हो चुकी। इसका मतलब उन सबको पता था ये सारी खबरों का, इसीलिए ड्रामेबाजी हो रही थी। और पहला ड्राफ्ट जो सर्कुलेट किया गया एहतसाब ब्यूरो में किया गया
और ओपिनियन लाहौर बेस का एक वकील से ओपिनियन लिया गया और मिसगिविंग बताई उन्होंने ARY में, और ओपिनियन है ये 11 अक्टूबर 1999 को, और फिर वो गवर्नमेंट हट गई। इब्तिदा नवाज शरीफ के दौर में हो चुकी थी। 12 अक्टूबर 1999 को गवर्नमेंट नहीं आ चुकी थी, और पहले लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अमजद जो है रिटायर्ड, वो एहतसाब ब्यूरो के बने, और कुछ दिनों बाद 1999 में एहतसाब ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हो गया और प्रोसिक्यूटर जनरल फ़ारूक आदम ख़ान को बना दिया गया, जो एक साबिक मेजर थे पाकिस्तान आर्मी में, और चेयरमैन की रिकमेंडेशन पे बनाए गए। और इसके बाद फवाद मलिक और गज़नफ़र सादिक एकदम से रिकॉर्ड आगे सामने, और ये उन्हें कहते हैं, उन्हें जब लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद ने अपनी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा उन्हें याद नहीं है कि अमजद तारिक फवाद मलिक और गज़नफ़र सादिक अली जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था ट्रोवंस टू हिम से उनके साथ। और रिकॉर्ड से जब देखते हैं 26 मई 2000 शाहिद हुसैन राजा जॉइंट सेक्रेटरी है, और टाइटल है एग्रीमेंट विद ट्रोवंस फॉर रिकवरी ऑफ एसेट इलीगली हेल्ड बाय पाकिस्तानी अब्रॉड। ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आ चुकी हैं, ये रिकॉर्ड में सारा हो जाए। और एग्रीमेंट जो सारा घूमता फिर रहा था, 2 जून 2000 का एक नोट है लीगल कंसल्टेंट का, और पैरा 9 है नोट शीट का, कॉर्पोरेट लायर को भेजा, जो पार्टिसिपेंट मीटिंग का जिक्र किया गया, और द सेड नोट वाज इवेंचुअली प्रेजेंटेड टू द चेयरमैन नैब। पैरा 14 का जिक्र किया गया, आगे लीगल कंसल्टेंट का 15 जून 2000 का जिक्र किया गया, 17-18 पैरे का जिक्र किया, शाहिद हुसैन राजा सेक्रेटरी नैब जो है एंडोर्स किया। और अगली जो बात आगे साथ लिखी हुई है, और PGA को फ़ारूक आदम को फाइल हो गई, उसमें मेंशन है 22 ऑफ नैब नोट शीट, द फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय डॉक्टर पेपर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रॉड अब्लिक ट्रोवंस, मैटर नीड्स टू बी फाइनलाइज एज सून एज पॉसिबल। और यहीं से नज़र आता है कि बाकायदा हाईजैक कर ली गई फाइल और चेयरमैन नैब को बताया नहीं गया। और चेयरमैन नैब और ब्रॉडकास्ट LLC आइल ऑफ मैन 20 जून 2000 को, और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी LLC से 15 जुलाई 2000 को। ये एग्रीमेंट की डेटें बाकायदा जिक्र हैं, और बाकायदा जो जिक्र की हुई हैं, और नोट लीगल कंसल्टेंट का एक और का जिक्र है 3 जुलाई 2000 जब ARI एग्जीक्यूट हो गया ब्रॉडशीट आइल ऑफ मैन के साथ और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी LLC के साथ। और वो जिक्र बताया, अर्जेंसी का जिक्र किया है कि सारा कह रहा हूँ येलो इंक से परपोर्टली ऑफ द चेयरमैन नैब डेटेड 8 जुलाई 2020 नोट शीट का है कि वो हरा पेन इस्तेमाल करते थे, ये येलो इंक इस्तेमाल नहीं करते थे, और उन्होंने येलो इंक से कोई फाइल मार्क ही नहीं की। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये वजारत कानून और ह्यूमन राइट्स डिवीज़न को अप्रूवल के लिए भेजा गया, और ये भेजा गया है 17 जून 2000 को। एग्जिबिट लगाया है सईद अमजद साहब के हवाले से, और मिनिस्ट्री ने 19 जून को अथोराइज़ कर दिया है कि साइन कर लें। और लेटर लिखा गया 15 जुलाई 2000 को, और अब वो सारी नोट शीट का आगे जिक्र है कि क्या हुआ, पहले दिन क्या हुआ, सेकंड वाले दिन क्या हुआ, फाइल हाईजैक कैसे की, फ़ारूक आदम ने क्या किया यहाँ, और हुकूमती सिस्टम आगे जाके मैं बताता चलूँ। मुल्क बदनामी और नुकसान हुआ है, सियासी दबाव पर ये फ़ैसले गलत किए गए, अमूमन गलत किए जाते हैं। और ब्रॉडशीट कमीशन ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम और बताया गया किस तरह इनको सीधा किया जा सकता है। माबायदा नाकिस था, ये भी जिक्र किया गया, और मनसूख होना नागुज़ीर था, ये भी जिक्र है कि इसको रखा नहीं जा सकता था। और ये भी हकीकत है कि सियासी अफराद की जो लिस्ट है, करप्ट अफराद की लिस्ट, ये ब्रॉडशीट को दी गई। फहरिस्त के मुताबिक ब्रॉडशीट करप्ट लोगों की तहकीकात होना थी। फहरिस्त की स्याही खुश्क होने से कबल ही मेजर हदफ नवाज शरीफ और ख़ानदान को रात के अंधेरे में भेज दिया गया। ये अच्छा, उससे कबल 2-3 चीज़ें और बतानी है आपको कि बैरिस्टर शाहिदा जमील ने भी जिक्र किया इस सारी चीज़ों को अगर सामने रखते 12 सितंबर 2001 को सफ़ा नंबर 65 और 66 के ऊपर।
उन्होंने डिसप्लेयर शो किया और एतराज़ात उठाए, डिससेटिस्फेक्शन की उन्होंने सारी बातों को सामने, मगर इस सब को भूल दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड शफीउर रहमान ने भी 2 अगस्त 2001 को का नोट जिक्र किए हैं, ये सारी जिक्र की हैं, लेकिन फ़ारूक आदम अकेला आदमी था, ये सारे मामले को लेकर चलता गया। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का जिक्र भी है, और बल्कि फ़ारूक आदम खान का जो वाइल नेगोशिएटिंग एंड ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट वी आर बाइंडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्टिंग थ्रू चेयरमैन नैब हु रिप्रेजेंटेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये वी से लफ्ज़ से उठाकर लिखते हैं कि शायद पे रोल पे हैं ब्रॉडशीट LLC के फ़ारूक आदम के कॉन्टैक्ट्स में, कि ट्रस्टेड आदमी और जिस तरह की बातें की हुई हैं ना। फिर आगे जो बड़ी मज़ेदार बात है जो आप लोगों के लिए पढ़ना है, और वो बड़ा मज़ेदार है कि आयशा सिद्दीक़ा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं और नॉलेज नहीं रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन विद ब्रॉडशीट LLC। अब एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर वो पेश होती हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंदर, और एक्सपर्ट विटनेस है, और आपको पता है ये ज़्यादातर ये पैसे दिए होते हैं, लिखा हुआ है शी मेड एन चैरिटेबल स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इट्स अफेयर इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, और ये लफ्ज़ याद रखिएगा, दीज आर गोल्डन वर्ड्स। इट अपीयर्स दैट मिलाइनिंग पाकिस्तान इज अ lucrative बिजनेस फॉर सेम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, या इन्हें सो कॉल्ड लिबरल कह दें, ये लफ्ज़ बड़े अहम है। मॉरल फाइबर एंड लॉयल्टी अपीयर टू बी इन शॉर्ट सप्लाई इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ अब आगे लेफ्टिनेंट अमजद शोएब साहब 16 नवंबर 1999 से 25 सितंबर 2000 तक रहे, और खालिद मकबूल अपॉइंट हुए चेयरमैन नैब जो 26 सितंबर 2000, और इन्होंने ये 26 अक्टूबर 2001 तक रहे। यही जिक्र है, यहाँ जिक्र किया गया द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली लेफ्ट फॉर सऊदी अरेबिया सडनली। अब ये सारी चीज़ें हैं, एकदम चले जाते हैं, और ये सारी फाइलें आपके सामने क्या है मैं आगे बताता हूँ। यहीं आगे चलते हुए आपको बताते हैं द डिसीजन वाज नॉट मेड बाय नैब but by the government of Islamic Republic of nonetheless sudden departure of the former Prime Minister Mia Nawaz Sharif and his family coupled with the introduction of Mr. Aftab Aban Sherpao in the federal cabinet caused concern and panic with Broadsheet LLC, Isle of Man International Asset Recovery Unit, but they were registered targets and with these companies voiced the same through various communication which were duly responded by NAB। अब जब टर्मिनेट कर दिया गया और after that termination of ARA, the chairman NAB was Lieutenant General Munir Hafiz. He served as chairman NAB 1 नवंबर 2001 से 31 अक्टूबर 2005 को। वो कमीशन के सामने पेश हुए 20 फरवरी को 2001 को, और वो सारा जिक्र किया है कि उन्होंने क्या किया है, और उन्होंने फिर अब जिक्र करते हुए एग्जाम्पल दी है मंसूरुल हक एडमिरल की कि शेयर दे दी गया ग्रेटेस्ट गेस्टर ऑफ गुडविल के तौर पर, हालांकि उन्होंने कोई काम नहीं किया था ब्रॉडशीट ने। और यह भी बताया कि कोई इंसिडेंट है कि कोई असिस्टेंट नहीं दी ब्रॉडशीट ने, बल्कि मंसूरुल हक ने बाद में प्ली बार्गेन कर ली थी उनके साथ। इसके बाद आगे आफ्ताब अहमद शेरपाओ का भी जिक्र है। अच्छा, यहाँ जिक्र तारिक फवाद मलिक का भी है, और बाकायदा उनको जगह दी गई नैब के, और स्टाफ भी लेकर आए यहाँ पर। तो ये जो 2 बंदे हैं फारूक तारिक फवाद मलिक और सादिक साहब, इनको ढूंढना चाहिए ये क्या करते रहे हैं। और ऑन द अदर टारगेट रजिस्टर्ड इनिशियली विद ब्रॉडकास्ट मिस्टर आफ्ताब अहमद शेरपाओ, और नैब को टू ट्रेस हिज अकाउंट वाज इन द नेम ऑफ ट्रस्ट इन बेलवेक ऑफ जर्सी में और चैनल आइलैंड में ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसी में, और रिक्वेस्ट की कि जर्सी अथॉरिटी को कि वो इनके अकाउंट को जो है ना फ्रीज़ कर लें, और जर्सी फिरोज़ इज़ अकाउंट कोर्ट ऑफ जर्सी ने अकाउंट फ्रीज़ कर दिए। और बाद में ये वज़ीर बन गए पावर के 2002 में, और दफ्तर एंजॉय किया 2004 तक, और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बन गए 2004 से 2007। दिस टू हैड कॉज कंसर्न द ब्रॉडशीट LLC। अब यहाँ आगे मैं जो जिक्र करना चाहता हूँ सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देख लें कि ये तो हकीकत है, सियासी करप्ट लोगों की फहरिस्त जो है ब्रॉडशीट को दी गई। फहरिस्त के मुताबिक सियासी करप्ट लोगों की तहकीकात होना बाकी थी, कमीशन की रिपोर्ट है। फहरिस्त की स्याही खुश्क होने से कबल ही मेजर अदब ने आपके सामने बता दिया कि नवाज शरीफ जो है ना ख़ानदान को रात के अंधेरे में मुल्क भिजवा दिया गया।
जब भी गैर मुल्की मामला में मुलव्वस होता है खुद मुख्तारी पर समझौता होता है। ये आप ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा। और वज़ीर कानून शाहिदा जमील के बारे में बता दिया कि ये मुआहदा शराइत के कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस शफीर रिटायर्ड शफीर रहमान का भी बता दिया कि पाकिस्तान के लिए माली नुकसान हो सकता है। और सारा कुछ काम जो है ना फ़ारूक आदम ने किया और मंजूर कराने की हदायत पर भी धोखा दिया चेयरमैन नैब को। चेयरमैन समझ रहे कि उनके अहकामात पर मनो अमल हो चुका है। सेक्रेटरी कानून ने भी वज़ीर कानून के मुकम्मल जायज़े से पहले फ़ाइल उठा ली। और मैं फिर बता गया हूँ, फ़ारूक आदम आलमी मुआहदा ड्राफ्ट करने की अहलियत नहीं रखते थे। वजाहत दी कि हमने पाकिस्तान को बांध दिया, वही का लफ्ज़ जो मैंने आपके सामने पढ़ा है वहीं से समझ रहे थे। लफ्ज़ हम इशारा देते हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट पे रोल पर थे। फ़ारूक आदम ने मायदे के दुरुस्त अमल को हाईजैक किया था। फ़ारूक आदम ने चेयरमैन नैब ने रियासत के एतमाद को भी ठेस पहुँचाई। फिर शफीर पीरज़ा भी ब्रॉडशीट के पे रोल होने पर इंकशाफ किया। मैंने जिक्र पढ़ दिया शरीफुद्दीन पीरज़ादा का। शाहिदा जमील ने यह भी कहा बैरिस्टर के कुछ भी देना पड़े इस मादे से जान छुड़ाइए। और फ़ारूक आदम का प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात करना ये जनरल अमजद की गलती थी। फ़ारूक आदम पेशेवराना खामी और दयानतदारियों से महरूम नज़र आए। और आप समझ सकते हैं नवाज शरीफ हुकूमत ने अब रिकॉर्ड की बातें सारी एहतसाब ब्यूरो को सियासी मुखालफिन का इस्तेमाल किया। एहतसाब ब्यूरो को बेनज़ीर भट्टो की 1996 की हुकूमत के ख़ात्मा के बाद निगरान हुकूमत ने बनाया। ये रिकॉर्ड पे शुरू में मैंने आपके सामने सारी चीज़ें पर नजम सेठी का मैंने तैनाती का मैंने आपके सामने बनाया। सैफुर रहमान को चेयरमैन बनाने के हवाले से किया। अगर ये सारी चीज़ें वक्त से पहले शुरू हो चुकी थी। लाहौर के वकील ने मुआहदे में ख़तरात और गलतियों की निशानदेही भी की। मैंने शुरू में सारा आपके सामने पढ़ दिया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद ने बड़ा एक कौमी फरीज़ा अंजाम दिया है, तारीफ़ के काबिल हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, कोई दबाव नहीं लिया, कानून और आइन के मुताबिक सारी चीज़ें अमल की हैं। फिर उन्होंने बताया है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस या बाकी चीज़ों को ठीक कैसे करना, ये बहुत बड़ा काम है। अब इन TORs के ऊपर इसको रिपोर्ट को पब्लिक, अब काफ़ी चीज़ें आपके सामने आ गई, इसको पब्लिक होना चाहिए और इस पर मनो अमल दरामद होना चाहिए। काव्या मुसावी के खिलाफ जो एक्शन बनता है और जिन जिन लोगों ने इसमें डर्टी प्ले किया उनके चेहरे सामने आने चाहिए और उनको करार वाकई सजा दिलानी चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये मजाक रहेगा, ये सारे इस कौम के साथ मजाक रहेगा। बहुत सी बातें और डिस्कस करने वाली हैं, इस पर दोबारा गुफ्तगू होगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।